ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग जो है इसमें ये पढ़ चुके थे ना ईसीजी। यहाँ पे बताया था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, क्या था बताओ? है मशीन है ये। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो क्या है? वो है ग्राफ पेपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें हमने बताया था पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, बोलो? डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करेगा? और टी करेगा। और सिर्फ क्यू क्या करता है? और एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ सिस्टोल, है ना? ये चीज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो रिवाइज किया है? क्लास के बाद ठीक है, देखो तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक इसमें साउंड सुनाई देता था, हम लोग याद करते थे, टिप 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 की आवाज सुनाई देती। कौन सी बीमारी को रिप्रेजेंट करता था वो? कार्डियक अरेस्ट। और अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन। समझ रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं डबल सर्कुलेशन में द ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स रूट थ्रू ब्लड वेसल। द आर्टरीज एंड वेन्स, बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अगर हम आर्टरी की बात करें या वेन की बात करें, इसमें कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर की। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एंडोथेलियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा की जो लेयर होती है बच्चों, किसका बना होता है? देखो ये बनी होती है स्क्वेमस एंडोथेलियम का। किसका? हमने अभी लंग एवलाई पढ़ा था, याद है? तो लंग एवलाई पढ़ा था, बीच में क्या था? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, फिर क्या था? ब्लड वेसल की लाइनिंग थी जो बना होता है किसका? स्क्वेमस एंडोथेलियम। आगे देखो यहाँ पे, तो ट्यूनिका इंटीमा हो गई, सबसे अंदर की लेयर है। उसकी बात करें कि यहाँ पे एक मिडिल आपको लेयर मिलेगी जो किसका बना होगा? देखो स्मूथ मसल का। ठीक है, और इलास्टिक फाइबर का। ठीक है, किसका? स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर। इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूनिका मीडिया। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, विद कोलेजन फाइबर, साथ में कोलेजन फाइबर होता है, तो क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एक्सटर्नल। क्या हो गया? ट्यूनिका एक्सटर्नल। ये ट्यूनिका जो मीडिया होता है कंप्लीटली थिन होता है। ट्यूनिका मीडिया थिन होता है। ठीक है, कहाँ पे? वेन्स में। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, अगर हम बात करें किसी आर्टरी, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? आर्ट आर्टरी या वेन। तो आर्टरी और वेन देखोगे इस टाइप को, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो कितनी लेयर दिखाई यहाँ पे? देखो 3 लेयर बनी होती है। कितनी? 3 लेयर। देखो सबसे यहाँ पे अगर हम बाहर की बात करें, इसको क्या बोलते बताओ? ट्यूनिका एक्सटर्नल। ठीक है, क्या? ट्यूनिका एक्सटर्नल। और ट्यूनिका एक्सटर्नल की बात करते हैं किसका बना होता है? देखो यहाँ पे ये बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और साथ साथ में कोलेजन फाइबर का। ये तो है फाइब्रस टिश्यू और कोलेजन फाइबर का। ये होता है फाइब्रस टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर। ठीक है, इसके बाद में देखो दूसरी लेयर। दूसरी लेयर बताया है ट्यूनिका मीडिया। दूसरी लेयर की बात करेंगे यहाँ पे, वो होता है ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया की बात करेंगे बच्चे, तो ये किसका बना होगा? देखो यहाँ देखो, ये है ट्यूनिका इंटीमा और यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया, है ना? ट्यूनिका मीडिया कह रहे यहाँ पे एंड एन ईस्टर्न लेयर।
तो ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो किसका बना, देखो यहाँ पे स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर का ये बना होगा, स्मूथ मसल प्लस इलास्टिक फाइबर। ये आपसे मैचिंग में पूछ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि इसमें सही मैचिंग क्या है। तो सबसे बाहर के लेयर बताया यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना, फाइब्रस टिश्यू और कोलेजन फाइबर। उसके बाद जो मिडिल वाली होगी क्या होगी, वो ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। और ये यही जो होती है वो वेन्स के केस में पतली होती है। जब वेन्स के केस में पतली हो जाए तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, चौड़ा। इसलिए वेन में जो ल्यूमेन हो जाता है चौड़ा जाता है, इसकी वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्या होता है, स्लो। इसमें जब भी हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं हमेशा कभी भी इंट्रावेनस लगाते हैं, कभी आरटी ने सुना होगा कि इंट्रा आरटी लगा दिया गया, लगा दिया जाए तो है प्रेशर ज्यादा रहेगा और ब्लड अंदर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, है ना। इसलिए हमेशा हम लोग वेंस लगाए क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम रहता है और फ्लो भी कम रहता है। ठीक, अगला देखो यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा और ये सबसे अंदर के लेयर है, देखो यहाँ पे। ठीक है, और ये बना होता है किसका, स्क्वैमस इंडोथेलियम का। ये बना होता है स्क्वैमस इंडोथेलियम का। स्क्वैमस इंडोथेलियम। ठीक है, तो ये कुछ बात है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर से देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे, सबसे पहले बताया यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहर की लेयर थी, है ना। फिर क्या है देखो, ट्यूनिका मीडिया ये यहाँ से मिड वाली थी, और ट्यूनिका इंटीमा ये सबसे अंदर की लेयर थी। तो ट्यूनिका इंटीमा जो बना होता है किसका, देखो स्क्वैमस इंडोथेलियम का। और ट्यूनिका मीडिया किसका बना होगा, स्मूथ और इलास्टिक फाइबर से बना होता है। फिर बात करेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, तो फाइब्रस टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर इसमें पाया जाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्यूनिका मीडिया वाला पोर्शन होता है वेंस में वो पतला होता है। वेंस से पतला होने की वजह से वेंस कैसे हो जाएगा, इसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा, ये चौड़ा हो जाता है। देखो ल्यूमेन कैसे चौड़ा हो जाएगा, और ल्यूमेन चौड़ा होने से क्या होता है, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, प्रेशर भी कम है। इसलिए वेंस में जो होता है प्रेशर कम होता है कंपेयर टू आर्टरी। एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल। अब देखो आपको पता है सारी चीज कि जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो कहाँ से आएगा, राइट एटिया से। प्योर होगा कि इम्प्योर होगा, इम्प्योर होगा। देखो कह रही कि ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल इंटर इन द, अच्छा जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाता है वो कहाँ जाता है बच्चे, पल्मोनरी आर्टरी में। प्योर ब्लड होगा कि इम्प्योर। इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, देखो वेयर द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है पंप ब्लड इनटू द एओर्टा। यहाँ से कहाँ जाता है, एओर्टा से, एओर्टा से पूरी बॉडी में चला जाएगा। कह रहे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पंप इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी एंड इज पास ऑन द लंग्स, वो रहती है लंग्स में। फ्रॉम वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। और कहाँ जाएगा ये, लेफ्ट एटिया में। लेफ्ट एटिया और क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, प्योर होता है कि नहीं। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में जो भी ब्लड होगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। आगे देखो द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरिंग द एओर्टा। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाएगा, देखो एओर्टा पे जाएगा। इज कैरिड बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरी, आर्ट्रियोल एंड कैपिलरीज के माध्यम से आगे बढ़ेगा टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल। वेन की जो पतली पतली लेयर होती है उसको बोलते हैं वेन्यूल। ठीक है, वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा, वेन्यूल, वेन एंड वेना केवा एंड एम्प्टीड इनटू द राइट एटियम। और कहाँ चला जाता है ये, राइट एटिया में। एंड दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे इसको, सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ये कहने मतलब जो हमारी बॉडी सिस्टम का पार्ट्स हो उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जो लंग्स का पार्ट उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन कितने हो गए, दो, एक हो गया पल्मोनरी और एक हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। हाँ बच्चे, क्या वेना केवा, वेना केवा मतलब मोटी जो वेन होती है। तो मोटी वेन होगी, जैसे मैंने बताया ना आपके जैसे जहाँ पे पंप होता है, पंप हाउस होता है पानी वाले, वहाँ पे पाइप बड़े बड़े लगे होते हैं। लेकिन आपके घर में आते 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 कितने हो जाते हैं, इतने पतले हो जाते हैं होते हैं। जो मोटी वाली होती है उसको वेना केवा बोलते हैं, बड़ा वाला मोटा। देखो
आप कह रहे हैं कि यहाँ पे द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। अच्छा, सिस्टमिक सर्कुलेशन तो उससे फायदा क्या होता है? देखो, सिस्टमिक मतलब हमारी बॉडी का पार्ट। ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, इससे क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट मिलेगा, जाहिर सी बात है ना। और क्या मिलेगा? देखो, ऑक्सीजन, साथ साथ कुछ अदर जो एसेंशियल सब्सटेंस वो भी आपको मिले, किसको? टिश्यू को। एंड टेक्स CO2, और CO2 की ये बाहर करता है, CO2 को ये बाहर करेगा, CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस। तो CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस क्या करेगा? बाहर करेगा, अवे फ्रॉम एलिमिनेशन। ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन इज बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लीवर। एक यहाँ बताया गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। फिर से देख लो, आर्टरी या वेन की बात करें तो कितने लेयर होंगे इसमें? 4 की 5? 3। सबसे बाहर के लेयर ट्यूनिका स्टर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया, फिर ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका स्टर्ना किससे बना होता है बताओ? फाइब्रस टिश्यू या प्लस कोलेजन फाइबर का। ट्यूनिका मीडिया किसका बना होता है? देखो, स्मूथ और इलास्टिक फाइबर का। और ट्यूनिका इंटीमा की बात करें तो ये स्क्वेमस एंडोथेलियम का बना होता है। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा, दो टाइप के यहाँ पे और भी सर्कुलेटरी सिस्टम पाथवे पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं। जैसे यहाँ मान लो, नामली ने क्या बताया कि हमारा जो हार्ट से ब्लड जो है दूर जाएगा, किसके माध्यम से? आर्टरी की वेन। हमारे हार्ट से दूर जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को, क्या बोलेंगे इसको? आर्टरी। जो हमारे हार्ट की तरफ आते हैं वेन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, नॉर्मली यही होता है कि ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड को पंप किया जाएगा, और हार्ट से हमारा जाता है ये, मान लो इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन या स्टमक हो गया मान लो। कायदे से क्या होना चाहिए कि हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन का जाना चाहिए, और उन ऑर्गन से हार्ट में फिर से वापस आना चाहिए वेन की मदद से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। देखो, इंटेस्टाइन से फिर हार्ट में जाने के बजाय इंटेस्टाइन या स्टमक से कहाँ चला जाता है बच्चे? ये चला जाता है लीवर में। लीवर में, और लीवर में जाने के बाद फिर से ये हार्ट में ट्रांसफर होता है। समझ? तो ये जो उसको बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ये होता है, इसको बोलते हैं बच्चे हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और पूरा जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसे जब आप पढ़ेंगे क्या नाम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो वहाँ क्या करो बच्चे, ठीक है, पोस्टीरियर नहीं, इंटीरियर पिट्यूटरी पर बात करेंगे तो वहाँ भी ऐसे पोर्टल सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो, हिपैटिक पोर्टल वेन यहाँ पे, ठीक है, क्या होगा? हिपैटिक पोर्टल वेन। तो हिपैटिक पोर्टल वेन की मदद से यहाँ पे लीवर में आएगा, और यहाँ पे क्या होगा? हिपैटिक पोर्टल आर्टरी, ठीक है, यहाँ से फिर हार्ट में चला जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो लीवर की बात करें यहाँ पे, तो अगर आपसे लीवर में बात करें, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यूरिया की बात करते हैं, एक कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरिया कहाँ ज्यादा होगा? जो आर्टरी जो है इंटेस्टाइन में आएगी, ठीक है, उसमें ज्यादा होगा, या जो आर्टरी इंटेस्टाइन निकलेगी यानी हिपैटिक पोर्टल वेन में होगा, ठीक है, या हिपैटिक पोर्टल आर्टरी में होगा? कहाँ होगा? है हिपैटिक पोर्टल आर्टरी में। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे लीवर में क्या बनता है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है बच्चे? लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। देखो, यहाँ यूरिया बनता है, कौन सी साइकिल से बनता है यूरिया? ऑर्निथिन साइकिल। कौन सा? ऑर्निथिन साइकिल। आपके सिलेबस में छोड़ दो इसको। तो लीवर में देखो, यहाँ पे तो यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ होता है, तो जाहिर सी बात इसके पहले जो यूरिया तो नहीं मिलेगा आपको, तो यूरिया आपको लीवर के बाद जो मिलेगी हिपैटिक पोर्टल आर्टरी, यहाँ पे यूरिया मिलेगा। ये जो हमने बताया कि डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्ट जाता है, इसी को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलेंगे? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को मार्क कर लो, ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। इंटेस्टाइन या एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम, वो देखो क्या होता है उसमें, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे मान लो ये आपका हार्ट हो गया, सपोज दैट
हार्ट से जाएगा ये लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, ठीक है। लोअर लिम्ब से जाएगा बच्चे किडनी में, कहाँ पे, किडनी में, और किडनी में जाएगा रीनल वेन के माध्यम, सॉरी रीनल वेन से आएगा कहाँ पे, किडनी में, और रीनल आर्टरी से फिर कहाँ चला जाएगा, हार्ट में। लेकिन ये होता कहाँ पे है, ये एब्सेंट होता है मैन में, ह्यूमन में एब्सेंट होता है। ये पाया जाता है फ्रॉग, कहाँ पे, फ्रॉग, और फ्रॉग आपके सिलेबस में है नहीं, है कि नहीं। तो ये हेपेटिक, इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको, रीनल पोर्टल सिस्टम, ये होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। तो आपसे पूछे कि रीनल पोर्टल सिस्टम आपके बॉडी में पाया जाता है, तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है तो बिल्कुल पाया जाएगा। मैं ये कहाँ होता है, फ्रॉग में, फ्रॉग में कहाँ होता है, हार्ट से जाएगा लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब से जाएगा किडनी में, किडनी से जाएगा इसमें, हार्ट में वापस हो जाता है, ठीक है। ये आपको रास्ता पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी की बात करें यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये हमारे उसमें होता है। ऐसे पोर्टल सिस्टम और भी आगे आएगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे आगे, ओके बच्चे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक वर्ड यूज करते हैं किसके लिए, लीवर के लिए। लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम बताया तुमने, कौन सा है, हेपेटिक सेल, हेपेटिक लोब्यूल, हेपेटिक लोब्यूल था, क्या था, और कितना वेट था लीवर का, कितना, और कौन सी लेयर थी सराउंड करती थी इसको, कौन सा, ग्लीसन कैप्सूल का नेचर कैसा था, कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड, क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू, है ना। ये स्पेशल टाइप के होते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं इसके आगे, इतना समय बच्चे, पोर्टल सिस्टम क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि इंटेस्टाइन के बाद जो क्या नाम है वेन जाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन, उसमें ज्यादा होता है, हिपैटिक पोर्टल आर्टरी में होगा, तो हिपैटिक पोर्टल वेन में क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा नहीं कम होगा, क्यों, क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन यहाँ होता है, तो जाहिर सी बात इसके पहले यूरिया नहीं होगा, इसके बाद ही तो होगा, इसके बाद आगे चल के वहाँ पे यूरिया पाया जाएगा। तो यहाँ से कहाँ कर दिया जाएगा, हार्ट में, और हार्ट के बाद ये कहाँ फेंक देगा, किसको, किडनी में, और किडनी से यूरिया बाहर चला जाएगा, कुछ माया। और ये अमोनिया और CO2 की मदद से यूरिया कैसे बनता है, ये बच्चे अमोनिया और CO2 की मदद से, समझ, अमोनिया और CO2 की मदद से इसको होता है ऑर्निथिल साइकिल, ये बनता है यूरिया, कहाँ पे, लीवर में, लीवर के बाद फिर हार्ट में, हार्ट से किडनी को इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, अब इसके बाद कर रहे हैं, देखो कह रहे कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या बोलेंगे बच्चे इसको, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक बार पूछा गया है कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम पाया कहाँ जाता है, एक बार ऑप्शन दिया गया था इंटेस्टाइन स्टमक दोनों दे दिया गया था, कौन सही होगा, है, दोनों सही है। तो उन लोगों ने बाद में बोनस दिया था, नीट में आ चुका है क्वेश्चन ये, फिर बाद में इसमें बोनस दिया गया था, क्योंकि वेल्स इंटेस्टाइन भी होता है और क्या नाम आपका स्टमक भी होता है, तो दोनों सही था। एक बार सिर्फ इन्होंने इंटेस्टाइन पूछा था तो सही था, दूसरी बार जब पूछा तो इंटेस्टाइन भी दे दिया और स्टमक भी दे दिया, ठीक है। तो उस बार दो दो ऑप्शन सही हो गए इसमें, है ना। देखो इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्या बोलेंगे बच्चे, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखो अगला टेस्ट आपका कंबाइंड है ना, तो इसमें आपका कौन कौन सिस्टम आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहा है यूनिट है, सेल, बायोटेक और मायोलॉजी। तो कल आप लोग पूरा सेल रिवाइज करके आइएगा, ठीक है, पूरा सेल रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। तो देखो बात नहीं करो, देखो कह रही आप इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। द हिपैटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम, यहाँ देखो जो हिपैटिक पोर्टल वेन होता है बच्चे, कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर। यहाँ पे इंटेस्टाइन दिया गया है, ठीक है, लेकिन इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों होता है, तो क्या करें, कह रही हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टम आता है बॉडी में डालने से पहले, बिफोर इट इज डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन।
कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेजल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिव फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। करे जो कार्डियक मसल होता है यानी कि हार्ट के बारे में, यहाँ भी कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है। हार्ट की जो मसल होती है, ठीक है, तो उसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पूरी दुनिया को ब्लड की सप्लाई कर रहा है, बस किसी को ब्लड नहीं मिल पा रहा है कि नहीं? वो भी तो, उसका भी तो लाइफ है, उसको सुन नहीं दोगे तो भी उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके जो हार्ट होता है, हार्ट में जो वेन्स होती है उसको बोलेंगे कोरोनरी वेन, और आर्टरी बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी। तो हार्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं कोरोनरी वर्ड, यानी कोरोनरी हार्ट और कोरोनरी आर्टरी। क्लियर हुआ? तो कह रहे हैं कि ऐसे ही कोरोनरी सिस्टम होता है, यानी कोरोनरी सिस्टम में यहाँ पे आपका वही आ जाएगा कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन दिया हुआ है, ठीक है, मान लो इसे प्रायोरिटी बेस पर रखे, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है फिर से दोबारा, ठीक है, तो आप इंटेस्टाइन को पहली प्रायोरिटी दी, क्योंकि इंटेस्टाइन एनसीईआरटी मेंशन किया गया, इंटेस्टमक, लेकिन सच बात ये है कि दोनों में होता है, ठीक है, तो आप लोग इंटेस्टाइन को टिक करिएगा पहला प्रायोरिटी, लेकिन मैंने दोनों बता दिया है। तो यहाँ पे जो कोरोनरी सिस्टम होता है बच्चे, जो आपका ये हार्ट होता है, ये पूरे हार्ट में ये फैला होता है, पूरे हार्ट में इसका ये फैला होता है, नेटवर्क पूरा होता है, इसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन। तो पूरे हार्ट की सप्लाई करता है इसमें कार्डियक मस्कुलेचर। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इसके वेंस की और आर्टरी की। अब जो देख लो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे जो दिया गया है, देखो पल्मोनरी वेन ब्लड कैसा बताओ, प्योर की इम्प्योर? हाँ, इम्प्योर। पल्मोनरी वेन में प्योर होगा बच्चे, ऑक्सीजनेटेड है, कैसा है? हाँ, किसने बोला लाल लाल, देख लो, देखो पल्मोनरी आर्टरी बताओ, इम्प्योर हो जाएगा, इकलौती आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। आगे देखो यहाँ पे, बाकी हार्ट के बारे में तो आपको पूरा सीक्वेंस पता ही है, पूरा फिगर दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, बाइक स्पीड वाल्व किसके बीच में होता था? लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। कोई दूसरा नाम भी था क्या इसका? है मिटल वाल। अच्छा, ये जो डब साहब सुनाई देता था, कैसे सुनाई देता था? सेमिनल वाल जो है वो ओपन हो जाता है, नहीं? हाँ, सेमिनल वाल के क्लोज होने से डब साउंड सुनाई देगा, और बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल के क्लोज होने से डब साउंड सुनाई देगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे, ये हम लोग बात करें यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ पे स्मूथ मसल आपको दिए गए यहाँ पे, ठीक है, ये वेन होगा, मैंने बताया कि यहाँ पे काफी लुमेन चौड़ा होता है, यहाँ देखो लुमेन क्या है, पतला है, क्योंकि किसका पार्ट है, देखो आर्टरी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे बॉडी पार्ट, ये हो गया पूरा, ये इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। कैपिलरीज पार्ट पता है, देखो कैपिलरी में एक्चुअली देखो यहाँ बीच बीच देखो होल दिखाई दे रहा है, बहुत ही पतला होता है, वास्तव में होल ऐसा होता नहीं, लेकिन बहुत पतला होता है, इस वजह से अंदर से जो भी मटेरियल होता है यहाँ से एक्सचेंज होता है। तो अगर कहीं पे एक्सचेंज करना है ऑक्सीजन का या कोई मिनरल का, कोई न्यूट्रिशन का, इसी कैपिलरी के माध्यम से होता है, कभी भी वेन और आर्टरी से एक्सचेंज नहीं होता है। इससे होगा हमेशा कैपिलरी से होता है, कैपिलरी की वाल सबसे पतली होती है। अब देखो आगे, तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिस्टमिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन, और इसमें ऐसा कोई कुछ है नहीं है, ठीक है, बाकी तो आपको पता ही, यहाँ पे वेना केवा है, ठीक है, इसी देखो यहाँ लिखा हुआ है वेना केवा। वेना केवा का नाम क्या, देखो इसी को ग्रेट वेन भी बोला जाता है, मार्क कर लो, इसका दूसरा नाम है वेना केवा को हम लोग ग्रेट वेन भी बोले जाते हैं, ठीक है, वेना केवा। जैसे एओर्टा नहीं होता महाधमनी, नहीं है, वैसे इसको महावेन बोला जाता है ना इसको ठीक है। तो वेना केवा क्या है, ग्रेट वेन। तो जहाँ पे डबल डबल थोड़ा सा नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करे, ठीक है। तो वेना केवा क्या है, ग्रेट वेन बोलते हैं इसी को। आगे आ जाओ, अगला हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कैसा है, मायोजेनिक है। क्या है, मायोजेनिक है। ये इंपल्स अपना खुद जनरेट करता है। और इंपल्स जनरेट करता है बच्चे, एसए नोड की एबी नोड, दोनों करता है। एसए नोड भी करेगा, एबी नोड करेगा, लेकिन एसए नोड ज्यादा करेगा, एबी नोड कम करता है ना। तभी तो मैंने बताया था कि एसए नोड मान लो किसी खुदा न खास्ता खराब हो जाए तो क्या उस आदमी मर जाएगा? एबी नोड भी इंपल्स जनरेट करेगा, समझाया? तो जनरेट दोनों करेंगे, लेकिन ये कम करेगा, वो ज्यादा करेगा। हाँ, एबी नोड के साथ भी कंडीशन रखनी पड़ेगी। मैंने बताया था आपको, कुछ दौड़ नहीं सकता है और बहुत हैवी वेट उठा नहीं सकता है,
ये सारी कंडीशन के साथ वो रह सकता है। देखिए यहाँ देखो, कह रहे कि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब हार्ट बीट तो होगा, लेकिन हार्ट बीट को आप देखते हो ये टाइम के हिसाब से बदलता रहता है, तो इसको तो रेगुलेट कर सकता है हमारा कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आगे बताएंगे नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट बताया था हमने, एक होगा सिंपैथेटिक, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं? एंटागोनिस्टिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वो हार्ट बीट को बढ़ाने के काम करता है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? हार्ट बीट को घटाने का काम करता है। बढ़ा हुआ, बढ़े हुए क्या करेगा? घटाएगा। घटा के कहाँ ले जाएगा? नॉर्मल पे ले जाएगा। उसमें तो पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट को कम करेगा, सिंपैथेटिक हार्ट बीट को बढ़ाएगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किसके पार्ट होते हैं? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, ब्रेन का। यही बेसिकली इसको रेगुलेट करते हैं। साथ साथ में एक हार्मोन होता है, आपको पता ही है, एड्रेनलिन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये भी क्या करते हैं? हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। पास में कुछ तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंटेंसिवली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड होता है। कैसा होता है? देखो, ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या नाम था? एसए नोड और एवे नोड। कह रहे कि हेंस द हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मायोजेनिक बोलते हैं। मायो मतलब जो मसल की बनी हुई हमारी होता है, ये मसल ही जनरेट करती है क्या? इम्पल्स। जेनिक मतलब जनरेट करना, मायो मतलब मसल। हमारी जो मसल होती है यही इम्पल्स जनरेट करती है, इसलिए इसको बोला गया मायोजेनिक। आगे देखो, कह रहे कि इसमें न्यूरल सेंटर होता है कहाँ पे? मेडुला रीजन में, मेडुला ऑब्लंगेटा। हमने बताया था कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ पाया जाता है? मेडुला में। कहाँ पे? मेडुला में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ होता है? पॉन्स में। मेडुला में भाई। नीमोटैक्सी सेंटर कहाँ था? पॉन्स में, है कि नहीं? देखो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैन मॉडरेट, ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है क्या करता है? मॉडरेट कर सकता है क्या? कार्डियक फंक्शन को। ठीक है, यहाँ देखो कैसे? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी कि इसको एएनएस भी बोल सकते हैं। तो एएनएस के द्वारा इसको रेगुलेट कर सकते हैं। देखो, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो एएनएस होता है बच्चे कितने टाइप बताए थे यहाँ पे? दो टाइप के। देखो, एक होता है एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, ये दो होते हैं एसएनएस और ईएनएस। यहाँ देखो, कह रहे कि यहाँ पे न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ एएनएस कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ये क्या करेगा बच्चे? देखो, ये जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, इसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। और ये क्या कर देगा? कम कर देता है। तो ये हार्ट बीट को बढ़ाता है और ये हार्ट बीट को कम करता है। दोनों एक दूसरे कैसे काम करेंगे? एंटागोनिस्टिक। जैसे मान लो कोई आदमी दौड़ने लगा, कुत्ते ने दौड़ा लिया उसको, दौड़ रहा, हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या वो बढ़ा रहेगा? वो नहीं। उसके बाद एक स्टेज आ जाएगी कि अच्छा तुम्हें काटना है तो काट लो, अब मैं नहीं भाग सकता हूँ। अब जैसे फिर रुक जाएगा, रुकने के बाद ये काम करेंगे फिर पीएनएस, उसकी जो बढ़ी हुई हार्ट बीट है उसको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मर जाएगा वो, लगातार अगर करता रहेगा तो। फिर धीरे धीरे कम लाने की कोशिश करेगा, फिर नॉर्मल पे लाके रख देगा। कितनी हार्ट बीट होती है पूरी? 70। एवरेज बताओ कितना होता है? 72 पर मिनट होता है। हमने एक कार्डियक आउटपुट बताया था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? हार्ट जितना पंप करता है, दोनों वेंटिकल, एक वेंटिकल के द्वारा जितना ब्लड को पंप किया जाता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये होता कितना है? 70 ml। फिर हमने बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, उसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? लगभग 5000 के आसपास आ जाता है। 5 से 5,500 ब्लड होता है, तो पूरा ये इसको ट्रांसफर करता है। देखो यहाँ पे कह रहे कि हार्ट बीट द स्ट्रेंथ ऑफ वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट। कह रहे कि ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? देखो, एएनएस another component of NS decreases the rate of heart beat। ये हार्ट बीट क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट। इस तरीके से जो होगा आपका एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। हमने बताया था कि कार्डियक आउटपुट को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कर सकते हो। क्यों?
कि आप हार्ट बीट को कर सकते हो। ठीक, देखो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि हार्ट बीट आपका बढ़ा हुआ है और कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करोगे, आप दौड़ना शुरू कर दो तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट अपने आप बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा कार्डियक आउटपुट किसका होता है, किस टाइप के पर्सन है, एथलीट्स का होता है ना, जो दौड़ने वाले होते हैं, धावक, उनको बोलते हैं एथलीट्स। देखो कह रही कि एक चीज और बताया गया, देखो एड्रिनल मेडुलर, एड्रिनल मेडुला जो होता है उससे एक मेडुलरी हार्मोन निकलता है, बताया था एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन। वो क्या करता है बच्चे, ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, कौन, एड्रेनालिन। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन में देखते हैं। गेट खोला, सामने देखा सांप खड़ा है, हार्ट बीट बढ़ गई। ठीक, तो ये है एड्रिनल ग्लैंड का काम। ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट योर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड दिस इज एनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आगे बहुत डिटेल पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट थे, एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड दोनों एक दूसरे के इंटागोनिस्टिक काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। जो एसएनएस होगा हार्ट बीट को बढ़ाएगा, पीएनएस जो है हार्ट बीट को कम करेगा। मैं और बढ़ाने से मतलब नॉर्मल से बढ़ाएगा, बस ना कुछ, और कम करने मतलब नॉर्मल पे लेके आएगा फिर। ठीक है, कुमला के नॉर्मल को रखने का काम करता है। तो ये हम लोग हार्ट कैसा हो बच्चे, मायोजेनिक, कैसा होता है, मायोजेनिक। अब आते हैं डिसऑर्डर, लास्ट टॉपिक इसका है, देखो जरा। डिसऑर्डर में सबसे पहले बताया गया आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल होता है कितना बच्चे, 120/80। जो इसमें 120 होता है ये क्या होता है, सिस्टोलिक बोलते हैं इसको, और जो 80 होता है इसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक, या इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक दूसरा नाम भी होता है। जो सिस्टोलिक होता है इसको हम लोग पंपिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पंपिंग प्रेशर। जो डायस्टोलिक होता है इसको हम लोग रेस्टिंग प्रेशर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये बताया कि 120 क्या 80, ये है देखो 120/80। ये जो 120 कैसा है बच्चे, ये इसको बोलेंगे सिस्टोलिक। कौन सा, सिस्टोलिक, या दूसरा नाम क्या है इसका, पंपिंग प्रेशर। ठीक है, और ये क्या है बच्चे, डायस्टोलिक, और डायस्टोलिक के बोलते क्या, रेस्टिंग। ठीक है, ये जाएगा रेस्टिंग प्रेशर। इसका नाम दोनों याद रखिएगा, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पंपिंग और रेस्टिंग। ठीक है, 120/80 ये नॉर्मल होता है। प्रेजेंट टाइम में वैसे ही क्राइटेरिया बदल गया है, इसमें हो गया 140/90। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग 140/90 वाले इस समय जो है वो नॉर्मल कहे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोगों ने सिगरेट बाकी चीजें खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये जो स्टैंडर्ड रेट है ये बढ़ गया है। तो अब इसकी जगह अब जो ही पहले होता था नुकसान, अब ये नॉर्मल हो गया है 140/90। ठीक है, अब करें कि इन दिस मेजरमेंट जो 120 होता है बच्चे, 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देखो यहाँ देखो, प्रेशर इज द सिस्टोलिक, क्या बोलेंगे इसको बच्चे, सिस्टोलिक, या इसी को पंपिंग याद रखिएगा। ये पूछ सकता है, मैच कर सकता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक या पंपिंग, क्या बोलेंगे, पंपिंग या सिस्टोलिक। एंड 80 mmHg जो होता है बच्चे कैसा होगा बच्चे, डायस्टोलिक होगा। इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग प्रेशर, क्या बोलेंगे, रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर 140/90 होता है, 140/90, इसका मतलब क्या होगा, या तो 140/90 हो या इससे ज्यादा हो, तो ये ब्रेन और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना जरूरी होता है। 140/90 या इससे ज्यादा जब होंगे तो ये ब्रेन और किडनी को डैमेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अब बच्चे है किसका लो, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है ना, 120/80 नॉर्मल है, इससे कम जाए तो लो हो जाएगा। है कितना होता है, अरे इससे नीचे होगा तो लो ही होगा। अच्छा, प्रेजेंट टाइम की बात करो कि जो लिखा है उससे बात कंपेयर कर रहे हो। अब जो लिखा है उसको तो खैर इंस्टेटिव है नहीं है, तो जो इंस्टेटिव लिखा है उसकी रिकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है ये नॉर्मल पर्सन में है, अगर इससे नीचे जाएगा 120 और 80 से नीचे जाएगा तो लो में आ जाएगा, इससे ऊपर जाएगा तो वहीं चला जाएगा। तो मैं हम कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया कि 140/90 या इससे ज्यादा हो जाए, ये हो या इससे ज्यादा हो जाए, उस केस में इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे।
हाइपरटेंशन बोलेंगे, और ये जो है किडनी और ब्रेन को डैमेज कर सकता है, ये मतलब है इसका। इसी से कंपेयर करना होता है। देखो हायर, इट शोज हाइपरटेंशन, तो क्या शो करेंगे पता, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, देखो यहाँ पे इट शोज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज, ठीक है, एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, ब्रेन और किडनी को भी ये डैमेज कर सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना जरूरी होता है। 120 अपॉन क्या 80 के आसपास मेंटेन करके, इससे ज़्यादा ना होना, इससे कम होने पाए, इतना रेगुलेट करके आपको रखना है। तो पहली बीमारी थी हमारे पास हाइपरटेंशन, जिसको बोलते थे हाई ब्लड प्रेशर। और नंबर 2 हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, कैट। इसी का दूसरा नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या नाम है इसका, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो जब भी हार्ट अटैक होता है तो उससे पहले कैड हमेशा जरूरी होता है। एक तरीके से जो कैड होता है, बिना ऐसा कभी नहीं होता है कि अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया है। हार्ट अटैक से पहले कैड के सिम्टम आते हैं। तो अगर अपना हार्ट वो चेक कराता है, तो अगर कैड की प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि यही जाके आगे हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर देगा। मैं कुछ तो ये कैड के केस पहले आता है। देखो जब ये आएगा उसके बाद हार्ट अटैक आता है हमारा। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड। बच्चे एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। कभी मान लो आ जाए, साथ में रख दिया जाए। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में सिर्फ और सिर्फ मिनरल और साल्ट जमा हो जाते हैं। किसमें, जैसे मान लो ये आर्टरी है, वेन है, देखिए, और अगर इसमें मान लो इसमें मिनरल्स और आर्टरी सब जमा हो जाएगा, तो बताओ इसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये देखो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो ब्लड यहाँ पे देखो ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, फिर कम, फिर ज्यादा, कम, फिर कम। दिक्कत यहाँ नहीं है, दिक्कत इसके आगे है। यही आर्टरी वेन जो है बाद में फिर डिवाइड हो जाएगा। ये देखो हो गया, यहाँ की वेन मोटी थी, यहाँ क्या पतली है। अगर इसी प्रेशर से आएगा तो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। इससे पहले कि इसका ब्लड प्रेशर आए, इसको डैमेज करे, तुरंत इसको क्या कर दिया जाएगा, सफाई कर दी जाएगी उसमें। तो इसीलिए कह रहे हैं जब भी कैड होता है पहले इसको आप उसको ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आर्टेरियो स्क्लेरोसिस देता है आर्टेरियो, तो उससे क्या होगा कि आर्टरी जो होता है वहां पे आपका ये सिर्फ साल्ट और मिनरल यहाँ पे जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर एथेरोस्क्लेरोसिस बोलेंगे तो यहाँ पे क्या क्या जमा होगा, देखो यहाँ पे साल्ट तो होता ही है, कैल्शियम होता है, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी, फैट वगैरह भी जमा हो जाते हैं सब। समझा, तो स्क्लेरोसिस में सारी चीजें होती हैं, लेकिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस सिर्फ और सिर्फ मिनरल डिपोजिशन होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अफेक्ट द वेसल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, इट इज काज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ, क्या होता है बच्चे इसमें, कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल। कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमा हो जाता है, तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, पतला। तो ल्यूमेन पतला हो जाए तो जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। और अगर प्रेशर बढ़ गया, जैसे जैसे आप इसको जाम करते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, ब्लड तो उतना ही है, ब्लड थोड़ी कम हो रहा है, ब्लड तो उतना ही है। तो ब्लड सप्लाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे रास्ता आपने जाम कर रखा है, तो वो झटके के साथ आएगा और इसको वाल को तोड़ता हुआ निकल जाएगा, और हार्ट मसल सडनली डैमेज, यही क्या है, हार्ट अटैक। क्या है, हार्ट अटैक। देखो एंड फाइब्रोसिस, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या क्या जमा होता है। देखो कैल्शियम जमा होगा, फैट जमा होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा होगा और फाइब्रस टिश्यू जमा होगा। 4 ऑप्शन आपको मिल सकता है, ठीक है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू। खासकर इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये पूछ सकता है। देखो ये हमारी तीसरी बीमारी कौन सा, देखो एंजाइना, पूरा नाम होता है एंजाइना पेक्टोरिस। देखो आपने एक मसल पढ़ा होगा, पेक्टोरियलिस मेजर पढ़ा, पेक्टोरियलिस मेजर नहीं पढ़ा, याद आ रहा है, कहाँ पढ़ा है, नाम याद है, कहाँ पढ़ा था पेक्टोरियलिस मेजर, बताओ, याद आ रहा है, मेमोरी ग्लैंड के जस्ट नीचे था ये, याद है, मैंने बताया था, टिक भी कराया था कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है ये। मेमोरी ग्लैंड के जस्ट नीचे था पेक्टोरियलिस मेजर। देखो तो वही सी बात करें यहाँ पे, उसी वाले पार्ट में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक। देखो ये सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, जब ये प्रॉब्लम होती है तो इसमें जो है बहुत तेज दर्द होता है बहुत थोड़े समय के लिए,
बहुत तेज दर्द होगा, एक्यूट चेस्ट, आदमी ऐसे पकड़ के बैठ जाता है बिल्कुल। दिस इज एक्यूट चेस्ट पेन। देखो आगे वजह क्या है, देखो appears when no enough oxygen is reaching the heart muscle। इसकी वजह क्या है कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है हार्ट मसल को नहीं पहुंच पाती, वजह चाहे कुछ भी हो, किसी भी वजह से अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है कहाँ पे, हार्ट मसल को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट चेस्ट पेन और एंजाइना केस हो जाएगा। यानी कि एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन एमंग मिडिल एज। मिडिल एज में काफी कॉमन है, मतलब 30 साल के ऊपर इसे चलेंगे, है ना। तो कह रहे मिडिल एज एंड एल्डरली, ठीक है, या इससे ज्यादा। इट अकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। जाहिर सी बात है, कह रहे क्यों होता है, अगर ब्लड वाले रास्ते में कुछ भी आप इकट्ठा करोगे, हालांकि इसमें कैट भी आ जाएगा, ठीक है, तो कुछ भी इकट्ठा करो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, प्रॉपर हो नहीं पाएगा, जिससे कि ऑक्सीजन नहीं हो पाएगा। सिंपल लाइन पर है कि जो ब्लड फ्लो में किसी भी तरीके की दिक्कत आएगी तो उसका इफेक्ट की वजह से क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस, ये बीमारी हो जाती है। इसमें होता क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन, क्या बोलेंगे, यही वर्ड आएगा आपका, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया यहाँ पे, नो इनफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल, इसको बोलते हैं एंजाइना, ठीक। अगला हमारे पास बीमारी बच्चे, हार्ट अटैक। देखो हार्ट फेल्योर, जैसे नाम से क्लियर, देखो हार्ट फेल्योर हमारी बॉडी की से, हमने बताया कि हार्ट का बेसिकली काम क्या बताया, तो मेन काम क्या बताया हमने, ब्लड को सप्लाई करना, पंप करना, उसके अलावा कोई काम नहीं है। देखो अब हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है, बॉडी में जितने भी आर्गन है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है ना, पैर है, बहुत कुछ है, तो उसको सप्लाई करने के लिए हमें पूरा एक ब्लड चाहिए होता है। अगर उतना ब्लड सप्लाई ना कर पाए जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब जो हार्ट होता है वो ब्लड की बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड को पहुंचा नहीं पा रहा है, यानी कि वो पहुंचाने में फेल हो गया है ब्लड को। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हार्ट फेल्योर। क्या बोलेंगे, हार्ट फेल्योर। ये जो पैराग्राफ है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ध्यान से समझना, गड़बड़ी यहीं से होती है, लोग कंफ्यूज आते हैं, खिचड़ी बना देते हैं इसका। देखो हार्ट फेल्योर मीन्स स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू द मीट द नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी जितनी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ब्लड को सप्लाई ना कर पाए तो इसी को बोलते हैं, मतलब वो ब्लड सप्लाई करने में फेल हो गया, जितनी बॉडी रिक्वायरमेंट, दैट इज हार्ट फेल्योर। इट इज समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कभी कभी इसको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोल देते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ठीक है, बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स, कभी कभी लंग्स में कंजेशन हो जाता है, ठीक, किसी वजह से लंग्स प्रॉपर तरीके से वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए, तो उसमें अगर कंजेशन होगा या कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, जिसके वजह से ये हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम आती है, इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। दूसरी बात कह रही है कि हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज कार्डियक, क्या, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट बताएं, अरेस्ट, व्हेन द अरेस्ट में क्या होगा कि जो हार्ट होता है वो बीट करना बंद कर देगा, हार्ट जो है वो धड़कना बंद कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे अरेस्ट मतलब उसको रोक लिया गया है, हार्ट बीट को रोक लिया गया है, अरेस्ट पकड़ लिया गया है। मैं तो कह रहे व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया है, इसको हम लोग बोले क्या, कार्डियक अरेस्ट। दूसरा देखो क्या है, हार्ट अटैक। अटैक की बात करें कि इसमें क्या होता है, व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। इनएडिक्वेट मतलब कभी कम कभी ज्यादा, वजह जानते हो क्या है, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, कैड, इसी कैड की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। वही कह रहे हैं कि सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, कभी ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो कभी कम होगा। ये देखो यहाँ पे सर फिर पता लगा यहाँ जमा कर दिए इस तरीके से, तो इस वजह से प्रॉपर अमाउंट में कभी कम कभी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी आती है, ठीक है। तो चौथा होगा हमारा हार्ट फेल्योर। और देखो यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कौन सा, देखो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट यानी कि 5वां हो गया, इसके बाद हमारे पास हार्ट अटैक यानी कि 6 हो गया, ठीक है। इन बीमारी में कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हो। लंग्स मतलब होता है, लंग्स में कोई जैसे कुछ लोग होते हैं जो क्या नाम है सिगरेट हो ज़्यादा पीते हैं, तो सिगरेट पीने से क्या होगा कि वहाँ पे जो उनकी जो लंग्स में होता है, ठीक है, कार्बन वगैरह बहुत डिपोजिट हो जाएगा, पास में कार्बन डिपोजिट होता है। इसके अलावा जो मान लो जो ऐसे पर्सन जो ग्राइंडर एरिया जहाँ पे बताया था स्टोन काटा जाता है, मिर्जापुर वगैरह हो गया ना, जहाँ पे पत्थर कटाई होती है, ठीक, तो उनके जो पत्थर टुकड़े जो होते हैं वो जाके लंग्स में डिपोजिट होने शुरू हो जाए पास में, इसकी वजह से जो हार्ट जो लंग्स की जो मसल होते हैं वो डैमेज हो जाए या वहाँ पे उसके जो रास्ते में, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी में, सॉरी, उसके जो लंग्स वाला होगा, लंग्स में जाके ये पूरे जो है मिनरल्स कार्बन जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब लंग्स को ही पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो हार्ट को कहाँ से मिलेगा,
उसमें आया? तो कहने मतलब हमारा जो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, लंग्स ही तो है। तो लंग्स ही अगर वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बीच में कहीं मान लो इसमें कोई तरह से रुक गया है, तो हार्ट में कहाँ पहुंच पाएगा? क्योंकि हार्ट को पहुंचाएगा तो अल्टीमेटली लंग्स ही। वही कह रहे लंग्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, कोई रुकावट हो जाए जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रुक जाए, दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी बीमारी की। और कुछ बताओ इसमें, क्लियर है? बेसिकली खासकर आपको यहाँ कर लोगे, एंजाइना कर लोगे, कोरोनरी कर लोगे। यहाँ ध्यान रखना एथेरोस्क्लेरोसिस का साथ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जरूर रखा जाता है, उसमें तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपसे पूछे कैट की प्रॉब्लम क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या बताओगे? एथेरोस्क्लेरोसिस। और पता है इसमें क्या जमा होता है? इसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू इसमें जमा हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है। बाकी हार्ट फेलियर आपने देख लिया, कार्डियक अरेस्ट होगा और हार्ट फेलियर हो गया। अब देखे थे इसमें क्वेश्चन कोई हो तो बता देते हैं आप। बताओ क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी बताओ फटाफट, बोलो क्वेश्चन नंबर 3 मिलाओ। इस्नोफिल बताओ क्या है? हैं? इस्नोफिल रेजिस्ट इन्फेक्शन, सही है। आरबीसी क्या करता है बच्चे? गैस ट्रांसपोर्ट करेगा। ए बी ग्रुप ग्रुप क्या होता है बताओ? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। प्लेटलेट क्या करेगा बच्चे? हैं? ठीक है। बाकी सिस्टोल बताओ? हार्ट का कंट्रैक्शन हो, चाहे वो आर्टरिया को चाहे वेंटिकल को, दैट इज सिस्टोल। और कुछ है? बस ठीक है। अगला किया है प्रभात? वो है यूरल कंट्रोल, उधर है, नहीं हुआ कहीं, आ जाइए। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी आर्गन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आर्गन पाए जाते हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ पढ़ना है हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। फिर पढ़ेंगे हम लोग यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनता कैसे है, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है, उसका काम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ फिल्ट्रेट। दूसरी बात रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी कैसे रेगुलेट करेंगे, मिक्चुरेशन। साथ साथ हमारे पास रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया यहाँ पे कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फेट और सल्फेट, either by the metabolic activities or by the other means like excess ingestion। ठीक है, एक्सेस इंजेक्शन मतलब वो जो भी चीजें खाता है उसकी बात उसी के माध्यम जाएगा। भाई जो चीजें आपके बॉडी में या तो बाहर से आता है, आपने कुछ चीज खाया उसी से, उसी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। जैसे बात करें किडनी में स्टोन हो गया सपोज दैट, तो ये स्टोन का बाहर से आया है क्या? नहीं, जो आपने खाना खाया है उसी खाने में क्या था, मान लो कैल्शियम, और जो आप टोमेटो वगैरह खाते हो उसमें जो सीड होते हैं, ठीक है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड का अच्छा खासा सोर्स होता है। मिर्ची वगैरह हो गया, उसके सीड में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड, तो वो जाके उससे मिल के वो बना लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। माया, तो सोर्स कहीं ना कहीं फूड होते हैं हमारा। देखो कहने की एक्टिविटीज बाय द अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेक्शन, दीस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द mechanism of elimination of these substance with special emphasis on the इस पे कॉमन नाइट्रोजनस पेस्ट।
अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेस। यहाँ देखो, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। अब यहाँ पे ज्यादातर आप देखोगे, यहाँ पे अमोनिया के बारे में देखो क्या है, कह रहे कि जो अमोनिया होता है इज द मोस्ट टॉक्सिक, सबसे टॉक्सिक फॉर्म जो होता है इन सब में वो कौन होता है, अमोनिया। और यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है और अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है और उसको रिमूव करने के लिए हमें वाटर भी ज्यादा चाहिए होता है। इसीलिए जो अमोनिया निकालते हैं, अमोनोटिलिक आगजम जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में। कहाँ पे, पानी में, ठीक। और जो यूरिक एसिड वाले होते हैं ज्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको, ये लैंड पे टेरेस्ट्रियल स्टेज मिलेंगे। जैसे यूरिक एसिड में आपका जैसे हो गया आपका इंसेक्ट हो गया, जैसे आपके जितने बर्ड्स आते हैं वो कैसे होंगे, यूरिक एसिड होंगे, ठीक है। ये सारे यूरिक एसिड होते हैं, ठीक। आगे देखो यहाँ पे कह रहे कि लिजार्ड हो गया, लिजार्ड किसमें, यूरिक एसिड में आ जाएगा। कह रहे कि रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमोनिया को निकालने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है फॉर इट्स एलिमिनेशन। वेरेस यूरिक एसिड की बात करेंगे, यहाँ देखो यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिनमें से अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है और इसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए अमोनिया को जो होता है, जितने अमोनोटेलिक होते हैं उनको कहाँ रखा गया है, पानी में, वाटर में, वाटर में जो हो गए जानवर। इसके अलावा यूरिक एसिड बताया कि सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, यहाँ देखो। इस वजह से इसको निकालने के लिए हमें कम से कम पानी की जरूरत पड़ती है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन है और किसके रिमूवल में ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। दूसरा देखो आप क्या करें, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटिलिस। जो लोग अमोनिया निकालते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, अमोनोटिलिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैनी बोनी फिशेस, याद आ रहा है, कार्लेजनस फिश और बोनी फिश, रोहू, कतला, कामन कार, कैसा फिश है ये, बोनी फिश है। सार्डिन, हिल्सा, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, ये भी बोनी फिशेस है कि नहीं। कार्क्रोडान कैसा है, कार्लेजनस है। देखो तुरंत दूसरा नाम क्या है, ग्रेट व्हाइट शार्क, क्या बोलेंगे, ग्रेट व्हाइट शार्क। कह रहे हैं कि एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट आर अमोनोटिलिक। तो पहला हो गया बच्चे बोनी फिशेस, ध्यान रखिएगा यहां से बोनी फिशेस दिया हुआ है, लेकिन बोनी फिशेस के जितने एग्जाम्पल है वो सब आ जाएंगे किसमें, अमोनिया, अमोनोटिलिक में। तो वहां से 11th का तो है ही है, वहां जो हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था वहां से एग्जाम्पल यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। यहाँ बोनी फिश दिया है, सिर्फ एक कॉमन नाम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको रख सकते हैं। देखो आगे एक्वाटिक इंसेक्ट हो गया, ठीक है। तो बोनी फिशेस हो गया, एक्वाटिक एम्फीबिया और एक्वाटिक इंसेक्ट, इन तीनों में देखो क्या होगा, अमोनोटिलिक कहलाते, क्या कहलाते हैं, अमोनोटिलिक, यानी कि ये अमोनिया निकालेंगे। इन नेचर अमोनिया एज इट इज रेडली सॉल्युबल जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन, और इस पे सॉल्युबिलिटी अमोनिया की बहुत ज्यादा होती है, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इस जनरली, और पानी में जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन, और ये डिफ्यूजन के माध्यम से ये बाहर निकलता है अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल सरफेस। कह रहे कि यहाँ पे ये बॉडी सरफेस से, ये कह सकते हो गिल सरफेस से निकल जाता है, किसमें, मछलियों में, ठीक है, गिल सरफेस से, यानी बॉडी सरफेस या गिल सरफेस से ये निकल सकता है। यहाँ पे दिया गया है गिल सरफेस, ध्यान रखिएगा, गिल का काम था बेसिकली किसमें, रिस्पायरेशन में, और यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तो कुछ और ही कहानी इसकी है। यहाँ तो कह रहे हैं कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रहा है, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। तो गिल सरफेस किसमें, फिशेस की बात करेंगे, यहाँ भी अमोनिया यहाँ पे निकलता है एज अमोनियम आयन। तो कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में भी इसको निकालते हैं, देखो, ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में। दूसरी बात कह रहे हैं, देखो कह रहे किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। यहाँ पे क्योंकि जो अमोनियम आयन होता है इसको निकालने में किडनी का कोई रोल यहाँ पे नहीं बताया गया। देखो अमोनियम आयन को निकालने में डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ इट्स। अमोनियम आयन निकालने में किडनी का कोई खास रोल यहाँ पे होता नहीं। वैसे भी आप देखो अगर ह्यूमन की बात कर भी लो तो जो नाइट्रोजन वेस्ट जो बनता है, यूरिया कहाँ बनता है, लीवर बनता है, किडनी से कोई मतलब ही नहीं है, बनता कहाँ है, लीवर बनता है। तो यहाँ पे वैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि जो अमोनोटिलिक होते हैं, ठीक है, उन आगजम में किडनी का कोई रोल नहीं होता है।
रोल किसका होता है? जनरल बॉडी सरफेस से निकल जाएंगे या जो मछलियां होंगे उनके गिल सरफेस से निकल जाएगी, खासतौर ध्यान रखिएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग है, दोनों को अलग करके रखिएगा। यहाँ देखो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की बात करते हैं यहाँ पे, नेसेसिटीज द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहने वाले जानवर, टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो लैंड पे रहने वाले जानवर से हाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे बर्ड्स हो गया, ठीक। वही कह रहे हैं कि यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन जो है इनको प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, ये क्या निकालते हैं? यूरिया, और यूरिया काफी कम टॉक्सिक होता है, ठीक। देखो आगे एन यूरिक एसिड, और क्या हो जाएगा देखो यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड और यूरिया जो होता है कम टॉक्सिक होते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि इनको पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए पानी को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तो दूसरी बात कह रहे हैं कि मैमल्स मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, इसकी अगर बात करें कि मैमल्स हो गए यहाँ, इसके अलावा बहुत सारे जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया है, क्या टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, ठीक है। और क्या निकालते जरा देखो यहाँ पे, यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्वाटिक एम्फीबिया है, एक्वाटिक एम्फीबिया अमोनोटिलिक है। यहाँ क्या लिखा देखो, टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबिया है, ठीक है, और ये कैसे होते हैं देखो यूरियोटिलिक होते हैं। और साथ में क्या है देखो मैरीन फिशेज, ठीक है, मेनली स्क्रीट। वैसे यहाँ मैरीन फिशेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैरीन फिश मतलब क्या है? बोनी फिश, तो यहाँ आ गया, जहाँ पे मैरीन फिश लिखा है यहाँ पे लिख सकते हो क्या? कार्टिलेजिनस फिश। कौन सा बचा है यहाँ पे? कार्टिलेजिनस, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बोनी फिशेस कैसा हो गया बच्चे? ये अमोनोटिलिक हो गए, लेकिन जो मैरीन फिशेस हो गए वो कैसे हो गए? यहाँ देखो ये यूरियोटिलिक हो गए, यानी कि यूरिया निकालेंगे, ठीक है। देखो एन आर कॉल्ड द यूरियोटिलिक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अब यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिश ना देके कोई एग्जांपल दे देंगे कार्टिलेजिनस फिश का। जितने एग्जाम्पल में लिखाए थे, कौन कौन एग्जाम्पल थे कार्टिलेजिनस फिश में? और डॉन के अलावा बताओ, प्रिस्टिस, प्रिस्टिस का दूसरा नाम फिश, और टारपीडो, और टारगन, और ड्रैगन का दूसरा नाम स्टिंगरे टारपीडो, दूसरा नाम, ठीक है। और कोई? कार्कोडन, ठीक है। तो कार्टिलेजिनस फिश में कोई भी एग्जांपल आपको यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। देखो तो ये मैरीन फिशेस हो गए, तो अगर ध्यान रखिएगा मैरीन मतलब कार्टिलेजिनस फिश की बात कर रहे हैं। तो कार्टिलेजिनस फिश में बच्चे यूरियोटिलिक हैं, और बोनी फिश कैसे हैं? अमोनोटिलिक। यहाँ देखो स्किट यूरिया है द यूरियोटिलिक, कह रहे कि अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया। कह रहे जो अमोनिया होता है प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, अमोनिया कैसे बनता है? मेटाबॉलिज्म के दौरान, ठीक है। और किसके मेटाबॉलिज्म के दौरान? जो आप लोग प्रोटीन खाते हो, जैसे मान लो आप किसी दावत में गए सपोज दैट, या घर में ही खा रहे हो, सुबह प्रोटीन खा रहे हो, शाम खा रहे हो, दोपहर में खा रहे हो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, डेली होती है, रोज होती है, लेकिन कम होती है, क्योंकि इसको कहीं आप स्टोर नहीं कर सकते। प्रोटीन को स्टोर करने के लिए हमारी बॉडी में ऐसी कोई जगह है नहीं, इसलिए जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही खाइए। मान लो 200 ग्राम की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन रोज, आप खा कितना रहो? आधा किलो, 1 किलो, फ्री मिल रहा है, खाते जा रहे हो। जितना कुछ आप खा रहे हो वो चेंज हो जाए किसमें? अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया होता है बहुत टॉक्सिक, ठीक है। तो जितना भी ये अमोनिया के फॉर्म में रहेगा, इसको कहाँ भेज दिया जाएगा? यूरिया में, सॉरी लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। और इसी अमोनिया से बना दिया जाए क्या? यूरिया। और यूरिया कहाँ से निकलेगा? पेशाब से निकलेगा। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे निकलता है। समझाया? ये 25 से 30 ग्राम यूरिया नहीं है बच्चे, ये 25 से 30 ग्राम आपका प्रोटीन है यूरिया के फॉर्म में। इसलिए कह रहे हैं ज्यादा प्रोटीन डाइट नहीं खाना चाहिए, उसमें कोई फायदा है नहीं है। महंगे होते हैं प्रोटीन डाइट, जितनी रिक्वायरमेंट उतना ही खाइए, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। प्रोटीन डाइट खाओगे, पनीर खाया, चिकन खाया, सब कुछ खाया, पता लगा वो पेशाब के थ्रू बाहर निकाल दिया, तो फायदा क्या हुआ इसका? है कि नहीं? वही कह रहे हैं, देखो यही मेटाबॉलिज्म के दौरान बनता है, ठीक। देखो इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, यूरिया बनता है, और ये कहाँ होता है बच्चे? लीवर में। कहाँ पे? लीवर में। कह रहे कि इन द लीवर लिखा हुआ देखो ऑफ दिस एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड। और ब्लड में यूरिया कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? ब्लड में। और ब्लड क्या करेगा? कहाँ फेंक देगा? डस्टबिन कौन है? हमारी बॉडी का किडनी। उसको फेंक देगा किसको? किडनी को। याद कह रहे हैं यहाँ पे ब्लड विच इज फिल्टर एंड
इज क्रिएटेड आउट बाय द किडनीज, और किडनीज द्वारा इसको फिल्टर कर लिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, यानी कुछ अमाउंट में यूरिया को रख लिया जाता है। देखो, सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स, यानी किडनी की जो कह सकते हो जो टिश्यू होता है वहां पे इसको वापस कर लिया जाता है। ठीक है, टू मेंटेन इट डिजायर ऑस्मोलिटी, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया जो है रख लिया जाता है। उसमें जैसे मान लो घर का कूड़ा निकला, बिल्कुल वैसे ही बात हो गई, और कूड़ा मम्मी ने फेंक दिया बाहर और आप घुस गए उससे फिर कूड़े में कि शायद कुछ निकला है इसमें से, वहां से उठा लाए। मान लो कोई पेपर ही खराब पेपर पड़ा हुआ है, फेंक दिया बाहर, ठंड का समय, अरे मम्मी कहाँ फेंक दी, जला ही लिया जाएगा रात में, उठा लाए फिर, वैसे काम यहाँ पे। और ये जो यूरिया जो निकालते हैं बच्चे, कहाँ से निकालते हैं पता है किसी को? कलेक्टिंग डक्ट से। कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट, आगे आएगा बात बताएंगे उसके बारे में। कलेक्टिंग डक्ट से फिर से इसको यूरिया को वापस रख लिया जाता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, पीएच को मेंटेन करने के लिए। ठीक, तो एक लाइन में अगर हम बात करें अमोनोटेलिक के सारे एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अमोनिया, क्या है बच्चे? मोस्ट टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक, ज्यादा वाटर। यूरिक एसिड क्या है ये बच्चे? लीस्ट टॉक्सिक है। इसी यूरिक एसिड अगर घुटने में जमा हो जाएगा, जमा होने लगे, यूरिक एसिड की क्रिस्टल बालू जैसे मान लो, तो क्या होगा? यहाँ पे आपका फ्लूइड है अंदर, इसलिए आप हाथ पैर थोड़ा चला लेते हो। अगर सोचो अगर मान लो यहाँ पे क्रिस्टल जमा हो जाए तो क्या करेगा? फिर ये उठ नहीं पाएगा, ये अंदर दुखेगा बहुत ज्यादा, दर्द होता है बहुत ज्यादा। कौन सी बीमारी है ये? गठिया। क्या है ये? गठिया, गाउट। यूरिक एसिड की क्रिस्टल जो है जमा होने लगे, ठीक है, जिससे पैर को मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे पर्सन में क्या होता है, जो यहाँ पे बैठ जाएगा वहीं बैठा रहेगा, हमको उठाओ मत भाई, और उठेगा तो बहुत धीरे धीरे उठेगा, और बैठेगा तो बहुत धीरे धीरे बैठेगा। आ रहे हैं उस पर भी आ रहे हैं, सबर नहीं बिल्कुल इन लोग को है। देखो आ रहे हैं, उससे भी आ रहे हैं, देखो। तो अमोनिया हो गया, साथ में यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, देखो एक बात अगर हम बात करें, हाँ इसमें कुछ, जैसे हम अमोनोटेलिक की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से इसमें आगे जम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें अमोनोटेलिक की, देखो अमोनोटेलिक में कौन कौन से एग्जाम्पल बताया आपको, बताओ। पहला बताया हमने बोनिफिसेस, ध्यान रखिएगा बोनिफिसेस के जब एग्जाम में आएगा तो हो सकता है बोनिफिस ना मिले, बोनिफिस जो एग्जाम्पल होंगे वो आपको मिलेंगे। जैसे रोहू दे दिया, कतला दे दिया, कामन कार्प दे दिया, इस टाइप से कुछ। और देखो यहाँ पे एक मैंने बताया था, जो फाइटिंग फिश किसको बोलते थे हम लोग? बेटा को। और एंजल फिश बोलो, कौन एंजल? फेसबुक तो बहुत बनाते हो, इंस्टाग्राम, एंजल प्रिया, हाँ बोलो, है बोलो ऐसी। टेरोफाइलम, क्या है? टेरोफाइलम। देखो यार इधर देखो, बोनिफिसेस हो गया, दूसरा दूसरा तो बताओ बच्चे, बोनिफिसेस के बाद है एम्फीबिया, नहीं मेरे लाल, कौन सा है ये? एक्वाटिक एम्फीबिया है। और बताओ, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखो हमारे पास यूरियोटेलिक, कौन कौन सा? यूरिकोटेलिक, ये हो गया हमारा अमोनोटेलिक, ठीक है। और यहां पे है यूरियोटेलिक, यूरिया निकालने वाले। बताओ पहला एग्जाम बोलो। ये तो अपने खुद ही आ गया, देखो मैमल आ जाएगा इसमें, है ना? कौन सा आएगा? देखो मैमल आ गया, है ना? और क्या देखो बताओ, मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया ना, मैमल्स आ गया। दूसरा बताओ टेरेस्ट्रियल, हाँ टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, ठीक है। और बताओ मैरिन फिश बोले, ये ऐसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस, कौन सा? कार्टिलेजिनस।
और कोई है? हो गया? देखो ये हो गया, ये हमारा हो गया यूरियोटेलिक, यानी कि यूरिया निकालने वाले। ठीक है, और बताओ यूरकोटेलिक, कौन सा? यूरकोटेलिक, याद है? यूरकोटेलिक कौन कौन सा बताओ? देखो यूरकोटेलिक में पहला कौन सा बताओ बच्चे? रेप्टाइल्स हो गए, बात नहीं करो। बर्ड्स हो गया, लैंड स्नेल, ये ध्यान रखिएगा, लैंड स्नेल हो जाएगा इसमें। और कुछ? इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। तो रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल हो गया और इंसेक्ट हो गए। इन सबको बोलेंगे यूरकोटेलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड निकालते हैं जो कि कैसा है? लीस्ट टॉक्सिक है। और बताया बोनीफिसेस, ये अमोनोटेलिक होते हैं, एक्वाटिक एम्फीबिया, एक्वाटिक। इंसेक्ट बेसिकली देखा जाए तो पानी में रहने वाले, ये कैसे होंगे? अमोनोटेलिक होंगे। ये क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया। ठीक है, और यूरोटेलिक में आपका आ गया मैमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबिया, यानी कि जो लैंड पर रहने वाले हैं। साथ साथ याद रखिए कि कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश को मार्क कर लेना। और कार्टिलेजिनस फिश बताया जितने एग्जाम्पल है सारे दिए जाएगा आपको। उन्हीं फिश में जो एग्जाम्पल ये मिलेगा आपको, क्योंकि इस समय क्वेश्चन ऐसे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा और यहाँ पे इसको मार्क कर लेना, लैंड स्नेल को। रेप्टाइल सबको याद रहता है। अब रेप्टाइल में हो सकता है कोई भी जानवर दे सकते हैं, एलिगेटर दे दिया, टर्टल दे दिया, समझा? जैसे हेमिडिक्टालिस दे दिया, देगा हेमिडिक्टालिस, नेफ्रॉन दे दिया है कि नहीं? अरे नेफ्रॉन तो आ गया, इसमें बर्ड्स में आ गया, लेकिन हालांकि बर्ड भी है, देखो बर्ड है। तो ये जो बर्ड लिखा है तो आपको बर्ड नहीं देगा, आपको कोई नाम दे देगा। जैसे नेफ्रॉन, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा भी था, इसमें आपको बर्ड्स दे दिए थे, जैसे सिटिकुला, नेफ्रॉन, स्टोथियो, इस टाइप में दिया जाएगा। तो इस खास इसको ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली जिस फॉर्म में आपको लिखा है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे से बर्ड की जगह कोई बर्ड का नाम दे देंगे, वो भी साइंटिफिक। जैसे सिटिकुला क्या होगा? अमोनोटेलिक, यूरकोटेलिक, यूरोटेलिक है, यूरकोटेलिक है ना। सेलेमेंडर कैसा होगा? है सेलेमेंडर, यूरकोटेलिक। सेलेमेंडर है क्या ये लैंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया है। कैसा है? टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया, क्या होगा बताओ? यूरोटेलिक। टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया है, यूरोटेलिक। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें बच्चे? ध्यान रखना। देखो आगे देखो, यानी सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट वैरायटी ऑफ स्केलेटरी। देखो यहाँ पे आ गया, देखो एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में यहाँ पे आ गया। देखो देखो कह रहे कि यहाँ पे सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट a variety of skeletal structure in most of the invertebrates. These structure are simple tubular form होता है, whereas vertebrate have complex tubular organelle called the kidney. जो vertebrate होगा बच्चे वहां पे क्या पाया जाएगा? किडनी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? किडनी। देखो यहाँ हम लोग बात करें किडनी की। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर, यहाँ बताया गया। सबसे पहले मार्क कर लो प्रोटोनेफ्रिडिया को। किसको? प्रोटोनेफ्रिडिया। किसका नाम था ये? फ्लैम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैम सेल। और फ्लैम सेल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? है प्लेटिहेल्मिन्थेस, है ना? क्या? हाँ, पहला नोट करिएगा, प्रोटोनेफ्रिडिया इसे बोलते हैं फ्लैम सेल आर द स्केलेटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटिहेल्मिन्थेस। मार्क कर लो इसको। प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल मिलेगा। एग्जाम्पल देखो, ये फ्लैटवर्म में एग्जाम्पल क्या है? प्लेनेरिया, कई बार आ चुका है। ठीक है, आगे देखो प्लेनेरिया के आगे अलावा क्या देखो? रोटीफर है। क्या है? रोटीफर हो गया। साथ में क्या है? कुछ एनिलिडा है। हालांकि जो एनिलिडा में पढ़ोगे हम लोग क्या? निफ्रिडिया पढ़ते हैं वहां पे, लेकिन सारे एनिलिडा में नहीं। यहाँ पे कुछ एनिलिडा है जिसमें पाया जाता है क्या? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होगा? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो सम एनिलिड हो गए एंड सिफेलोकार्डेट हो गए।
याद करिए सिफेलोकार्डेट में कौन कौन सी एग्जाम बताया था आपको? है एम्फियाक्सिस, लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा, है ना, एबीसीएल, है कि नहीं? पेन गैप हो गया। प्रभात देखो, देखो देखो बच्चे, देखो देखो, कह रहे हैं यहाँ पे प्रोटोनिफिडिया की बात करें, यहाँ पे फ्लैम सेल आर द स्किटी, टॉनेरिया लार्वा कहाँ था बताओ? और प्रोबोसिस ग्लैंड, हाँ, ये हो गया है प्लेटिलमेंथिस, फ्लैटवर्म है, इसमें प्लेनेरिया है। अब यहाँ पे प्लेटिलमेंथी दे दिया है, प्लेटिलमेंथिस कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, जैसे कि टीनिया सोलियम, दूसरा क्या था पैसियोला हिपैटिका, है कि नहीं? देखो रोटीफर हो गया बच्चे, सम एलिडा एंड कुछ एलिड है, एंड द सिफेलोकार्डेट, इसमें क्या क्या बच्चे? एम्पियाक्सिस, ठीक है, प्रोटोनिफिडिया आर प्राइमली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे सिफेलोकार्डेट, एम्फियाक्सिस, यहाँ पे सिर्फ एम्फियाक्सिस दिया है, हालांकि हमने बताया था ABCL से, है ना? टी क्या था बच्चे, बोलो? हाँ, ये है एम्फियाक्सिस, और ये क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा, ये है ब्रैंकियोस्टोमा, जो आएगा सब आ जाएगा इसमें, ब्रैंकियोस्टोमा। और क्या बच्चे हैं? लैंसलेट, और यहाँ पे लैंसलेट हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके इसके बारे में, है कि नहीं? लैंसलेट देखो, करिए नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर स्किटी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। अगर पूछे कुछ अर्थवर्म में, कुछ अर्थवर्म में जो होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया होगा, लेकिन ज्यादातर जो पाया जाएगा कैसा हो जाएगा, वो नेफ्रीडिया पाया जाएगा, एंड अदर एनलिडा, और कुछ अदर एनलिड जो हो गए। दूसरी बात कह रहे हैं कि नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, काम वही चीज होगा यहाँ पे। करिए जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको हटाने का तो काम करते ही, साथ साथ फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने का भी काम करते हैं। सिंपल रेगुलेशन उसको बोले हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, इसमें सारी चीजें आ जाती है। देखो इसके अलावा एक बताया गया यहाँ पे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के बारे में, आगे पढ़ेंगे मेल्पिजियन बॉडी। बताओ कहाँ पढ़ा था मेल्पिजियन ट्यूब्यूल? इसमें आर्थ्रोपोडा में कि कॉकरोच में? है दोनों में। कितने थे मेल्पिजियन ट्यूब्यूल? है पोजीशन बताओ, पोजीशन क्या है? इस बार क्वेश्चन आया था ये, मिडगट और हेपेटिक सी का। इतना हौले हौले बोल रहे हो तुम लोग, बताओ इसी फोरगेट और मिडगट के बीच में कितने होते नंबर? अच्छा बहुत सही, कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? 7 8 9, ये देखो 6 से 8, कितने? 6 से 8, ठीक है, इतनी जल्दी भूल गए। देखो मेल्पिजियन ट्यूब्यूल आर द स्केटी स्ट्रक्चर, कैसा होता है बच्चे? स्केटी स्ट्रक्चर होता है, देखो आप मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, इंक्लूड, ये मेल्पिजियन ट्यूब्यूल है, और हो सकता है आज ही पढ़ा है मेल्पिजियन बॉडी। ठीक, आगे देखो कह रहे हैं कि इंसेक्ट इंक्लूडिंग काकरोच, ये कहाँ होता है बच्चे? काकरोच में, यानी कि आर्थ्रोपोडा में। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, वही चीज है यहाँ पे, नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेन करता है, लगभग सबका काम होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट को तो हटाएंगे, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब जो अंदर की जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, पीएच, उसको मेंटेन करने का भी काम करते हैं। एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? एंटिनल ग्लैंड, ये इसका नाम है ग्रीन ग्लैंड, हरस बना दिया है। एंटिनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड बच्चे कहाँ होता है? ये परफॉर्म स्केटिंग फंक्शन क्रेस्टेशिया में, जैसे कि प्राण, जिसे उसको बोलते हैं झींगा मछली, एंड दिस इज नॉट ए मछली। ये किसमें आता है? क्रेस्टेशिया। क्रेस्टेशिया किसमें आता है? हाँ, आर्थ्रोपोडा, है ना? प्रोटीन रिच है ये, कौन? प्राण, है कि नहीं? क्या है? प्रोटीन रिच है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ स्केटी आर्गन के बारे में, फिर से देख लो जरा। हमने आपको प्रोटोनिफ्रीडिया या फ्लैम सेल कहाँ बताया? बोलो, प्लेटेलमेंथिस,
रोटीफर और कुछ एलिडा में, इसमें कुछ एलिडा में, साथ साथ में सिफेलोकार्डेट, सिफेलोकार्ड में जितने एग्जाम्पल सारे आ जाएंगे इसमें। यहाँ पे सिर्फ बताया गया आपको एम्फियासिक्स, लेकिन इसमें लैंसलेट और सारी चीज आ जाएगी। आगे देखो, बाकी काम तो प्रोटोन में बताइए यहाँ पे। और अर्थवम की बात करें तो यहाँ पे होगा कौन, निफ्रीडिया, क्या होगा, निफ्रीडिया, ठीक है। साथ साथ बताया कि यहाँ पे इंसेक्ट के बारे में क्या बताया, मेलपिजियन ट्यूब्यूल, मेलपिजियन ट्यूब्यूल। और यहाँ बताया कि एंटेनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ये पूछा भी गया था, तो कहाँ होगा, प्राण या बोल सकते हैं क्रेस्टेशिया। आपको प्राण ऑप्शन दिया जाएगा या तो क्रेस्टेशिया दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके रखना इसको। अगला हमारे पास ह्यूमन स्कीटी सिस्टम, देखो देखो बच्चे, इन ह्यूमन द स्कीटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, इसमें एक पेयर किडनी होती है, दिख रहा है आपको। दूसरी बात करें कि वन पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर कितने बच्चे, एक पेयर। और क्या होगा देखो यहाँ पे, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे तो मात्र एक होता है, देखो ये है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, ठीक, यहाँ बनेगा और यहाँ जाके इकट्ठा होगा, ठीक है। और यूथरा से थ्रू, यूथरा आएगा, यूथरा थ्रू ये बाहर निकल जाता है, देखो आगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे किडनी की बात करें तो किडनी कितनी यहाँ पे, दो है, ये देखो। यूटर कितने है, देखो दो। यूरिनरी ब्लैडर कितना है, एक। किडनी कितना है, दो। और देखो एन यूरेथ्रा। दूसरी बात कह रहे हैं कि किडनीज आर रेडियस ब्राउन, किडनी जो होती है बच्चे कैसा होता है, रेडियस ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप होता है, कैसा होता है, बीन शेप। हमने बीन शेप और कुछ पढ़ा था क्या, है स्टोमेटा, है ना, कौन सा, डाइकॉट की मोनोकाट, और मोनोकाट में कैसा था, डम्बल शेप, कैसा था, डम्बल शेप। इसमें हमने बताया था क्या आफरीन पिट जाओगे भी, स्टोमेटल एपरेटस बताया था, क्या क्या था स्टोमेटल एपरेटस में, और स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि सेफ स्ट्रक्चर सुटेड बिटवीन द, यहाँ देखो इसका जो पोजीशन ध्यान रखिएगा, सिचुएटेड बिटवीन लास्ट ऑफ लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर। थोरेसिक होता क्या है, देखो 12, और थर्ड लंबर, लंबर कितने होते हैं, 3। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल, ठीक है। तो कह रहे हैं लास्ट थोरेसिक मतलब 12 की बात कर रहे हैं, T12 12 होते हैं, T12 से लेके L3 तक ये पोजीशन होगी वर्टिब्रा कॉलम के बीच में, पीछे से, पास में कुछ। तो लास्ट थोरेसिक यानी T12 से लेके L3 यहाँ के पोजीशन होती है, यानी इसकी पोजीशन बात करिए। अगर इसको वर्टिब्रा जो आपका वर्टिब्री है उससे कंपेयर करोगे तो इसकी पोजीशन बताया गया यहाँ पे, देखो लास्ट थोरेसिक यानी कि T12 से लेके कौन सा होगा, L3 होगा, कौन होगा, L3, ये इसकी पोजीशन हो जाती है। थोरेसिक कितने होते हैं, 12। यहाँ देखो कह रहे हैं कि वर्टिब्री क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, डॉर्सल साइड होगा इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल साइड पीछे किससे पे, यहाँ पे, ठीक, देखो डॉर्सल कैविटी। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे डॉर्सल साइड पे इनर वॉल है एब्डोमिनल कैविटी। इस किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, लंबाई कितनी, 10 से 12 सेंटीमीटर। और कुछ था क्या है, फैलोपियन ट्यूब 10 से 12, 5 से 7 सेंटीमीटर की चौड़ाई, इतनी लंबाई, उसका लगभग आधा कर दो, क्या निकल के आएगा, इसकी बेत निकल के आ जाएगी 5 से 7 सेंटीमीटर। और देखो 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, उसका भी आधा कर दो, लगभग 2.5 आएगा, ठीक है। सबका आधा करते जाओ, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया लंबाई, 10 से कम कर दो यानी 5 आधा कर दो, तो 5 से कितना 7 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी चौड़ाई। और उसके थिकनेस की बात कितना हो जाएगा, देखो 2 से 3 सेंटीमीटर, लगभग इसका 2.5 होता है, लेकिन आप 2 कर दो, 2 से 3, विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 टू 170 ग्राम, उसका वेट होता है 120 से लेके 170 ग्राम। और किडनी का वेट कितना था, है? कितना बच्चे, अरे सॉरी लीवर का 1 पॉइंट, हाँ
1.2 से 1.5 लगभग 1.5 किलो होता है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नॉच कॉल्ड द हाइलम। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ की बात कर, देखो कहाँ भाग गया हाइलम, यहाँ ये पोर्शन जो होता है इसको लोग बोलते हैं हाइलम। हाइलम और कहीं पढ़ा था? हाँ बोलो बोलो। हाँ जंक्शन पे, ओवुल के जंक्शन और प्लेसेंटा के बीच में, है ना? ठीक है, ट्यूनिकल। यहाँ देखो डंठल होती है, एरिथ्रोबिस यूरेटर, और यहाँ से क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे, ये देखो ये यूरेटर निकला हुआ, यहाँ से यूरेटर निकलेगा। थ्रोबिस यूरेटर हो गया, ब्लड वेजल हो गया, और साथ में नर्व यहाँ से निकलते हैं और इंटर भी होता है। देखो इनर टू द हिलम इज ए ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रिनल पेल्विस, उसको बोलते हैं हम लोग रिनल पेल्विस। अंदर आओगे तो ये देखो फनल जैसा है, इसको बोलते हैं रिनल पेल्विस। क्या बोलेंगे? रिनल पेल्विस, ये वाला पोर्शन, ठीक है, एक कंटेनर है, इसको बोलते हैं रिनल पेल्विस। कह रहे कि फनल शेप है, कैसा शेप है ये? फनल शेप। कह रहे कि विद प्रोजेक्शन कॉल्ड द कैलिसेस, उसमें जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम लोग कैलिसेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैलिसेस। ये तो दिया है, क्या बोलते हैं इसको? कैलिसेस। प्रोजेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? कैलिसेस। तो वही यहाँ पे जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिसेस। और तो क्या कर रहे हैं? द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ। जो आउटर लेयर होती है कैसी होती है? काफी टफ कैप्सूल से मिलकर बनी होती है। और देखो इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन, 2 जोन होते हैं, आउटर कार्टेस होता है और इनर मिडला होता है। ऐसा हम और कहीं पढ़ चुके हैं क्या? कहाँ पे? निश्चय में कहाँ मिडला आ गया था? बोलो बोलो। हाँ ओरी में कहाँ? ओवा में ना, इसमें जब ओवा को फॉर्मेशन कर रहे थे तो वहां हम लोग पढ़ा था कॉर्टेक्स और मिडला, वहां बताया था कि फिर से दोबारा ये आएगा। देखो ये द मिडला इज डिवाइडेड इनटू, क्या कह रहे हैं देखो, फ्यू कोनिकल मासेस, इसको बोलते हैं मिडलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं इसको? मिडलरी पिरामिड। तो कह रहे हैं जो मिडला होता है कुछ मिडलरी पिरामिड में डिवाइड होता है। ठीक, आगे देखो यहाँ बताया गया, यहाँ पे ये मिडला है, ठीक है, मिडलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, और ये कैलिसेस में इंटर कर जाता है। ठीक है, द कॉर्टेक्स स्टैंड इन बिटवीन। तो कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो बाहर वाला क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला मेडुला। ये कॉर्टेक्स और मिडला होता है। फिर से देखो 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, 1 यूरिनरी ब्लैडर है। किडनी की पोजीशन बोलेगा तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर, T12 टू L3। क्लियर? ये पोजीशन भी आपसे पूछ सकता है व्हाटएवर कलम से। दूसरी बात अगर इसको देखो जहां से आर्टरी और वेन इंटर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। यहाँ देखो ये हो गया। इसके बाद जो फनल शेप कैविटी होती है उसको हम लोगों ने क्या बोला था? यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ इसकी बात करें पेल्विस, क्या बोलेंगे? पेल्विस। और आगे ये पेल्विस जाके आगे क्या बना देता है? कैलिसेस। क्या बना देगा? कैलिसेस। 2 पार्ट में डिवाइड है, बाहर तरफ होगा उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, ये देखो लिखा है, और जो इसके अंदर वाला होगा उसको बोलेंगे हम लोग मिडुला। और आप देखो यहाँ पे कि जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है मिडुला में जाके बीच बीच में कहीं इंटर कर जाता है। दिख रहा है आपको? देखो ये देखो, ये दिख रहा है? तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो है ये मिडुला में इंटर कर गया है, इसी को बोलते हैं रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलेंगे? रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मिडुला के बीच बीच में इंटर कर गया है, इसको क्या बोलेंगे? रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्लियर हुआ? देखो ये कुछ बात हम लोग बात करें, बाकी इसकी हम बात करें, इसकी हाइट सॉरी इसकी लंबाई कितनी बताई थी हमने? 10 से 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी बताई? 5 से 7। और उसकी थिकनेस कितनी बताई? 2 से 3। और वेट कितना बताया? इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें। क्या बच्चे? ये देखो मिडलरी पिरामिड एज रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी बोला जाता है। देखो देखो रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी, इसकी बात करें यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिनल कॉलम। कहा था रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। यहाँ देखो ये है, देखो ये रिनल कॉलम दिख रहा है बीच में। ये पूरा बाहर वाला पोर्शन कौन सा बच्चे? बाहर वाला कोई पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्टेक्स। और सेंटर वाला पार्ट मिडला। ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। तो ये लिखा हुआ है सर। अब कह रहे हैं कि जो बीच बीच जो इंटर कर गया है इसको हम लोग बोलते हैं रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। पूछ सकता है कार्टेक्स का वो पोर्शन जो मिडला के अंदर इनर्वेट कर गया है तो क्या बोलेंगे हम लोग? रिनल कॉलम ऑफ बर्टनी। देखो
दूसरी बात देखो यहाँ पे कैलिस आपको पता ही लगा आप क्या है, मिलिटरी पिरामिड आपको पता ही है, यही जाके जो कैलिस होता है, कैलिस आगे चल के मिलिटरी पिरामिड बना देता है, ठीक। और इस कैलिस को कौन बनाता है, फनल से, कैलिस है ना, ये कैलिस पूरा यहाँ पे कितना बताया, कैलिसिस था पूरा, और ये कैलिसिस आगे चल के यहाँ कौन जाएगा, यहाँ पे यूरेटर, तो यहीं से यूरेटर निकलेगा और ये कैलिस है, कैलिस आगे चल के बना लेता है मिलिटरी पिरामिड। आगे देखो रिनल आर्टरी लिखा है, क्या लिखा है, रिनल आर्टरी। ये जो रिनल आर्टरी है अभी आगे हम बात करेंगे, यही बनाएगा एफ्रेन आर्टरियोल, क्या बनाएगा, एफ्रेन आर्टरियोल, ठीक है। और ये बनाता है आगे चल के क्या, ग्लोमेरुलस, क्या बनाएगा, ग्लोमेरुलस। यही जो आपको रिनल आर्टरी दिख रही है आगे चल के ये ग्लोमेरुलस बना देगा, देखो ऐसे ग्लोमेरुलस है क्या, ये देखो आ रहा है क्या है, यही कैपिलरी में चेंज हो जाता है, ये पूरी देखो यहाँ दिखेगी, ये देखो अब दिख रही है, ये जोड़ दो ऐसे यहाँ पे, मान लो इसको जोड़ दो, ये यही आगे चल के आएगी, ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, और कैपिलरी डिवाइड होने के बाद यहीं से क्या होगा, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, नेफ्रॉन की, किसकी बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन की। तो यहाँ पे हम लोग इस पर बात करेंगे, तो अगर बात करेंगे यहाँ पे कि जो नेफ्रॉन की जो आर्टरी आते हैं किसका कनेक्शन है, वो रिनल आर्टरी का, क्या बोलते हैं इसको, रिनल आर्टरी, और रिनल आर्टरी ब्रांच होती है इसको बोलते हैं आर्क्यूवेट आर्टरी, क्या बोलेंगे, आर्क्यूवेट आर्टरी, वो दिया नहीं सिलेबस में, तो आप रिनल आर्टरी ही याद करके रखिएगा, क्लियर। ये बनाता है कैपिलरीज, और यहीं से क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, इसमें देखो एब्जॉर्प्शन क्या, कुछ यहाँ पे एक्सक्रीशन, ये फिल्टर होता है, कहने मतलब जैसे आपकी चाय की छन्नी होती है तो उसमें कभी बीच बीच में होल होते हैं, वैसे यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ देखो। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे देखो, रिनल वेन आपने देख ही लिया, इसमें रिनल आर्टरी हो गया, रिनल पेल्विस हो गया, और यूरेटर आपने देख लिया। देखो कह रहा है, कह रहे ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन, तो दो किडनी में, ध्यान रखना पूछा जाए, अगर ह्यूमन पूछा जाए तो क्या बताओ कितने नेफ्रॉन होते हैं, 2 मिलियन। अगर पूछे एक किडनी में कितना होता है, ह्यूमन के किडनीज में कितने होते हैं, ध्यान रखना, किडनीज पूछे 2 मिलियन, किडनी पूछे 1 मिलियन। देखो किडनी मतलब दोनों किडनी, कह रहे कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन, किसकी, किडनी की, और लीवर की, और नर्वस सिस्टम की, और स्पिंडल फाइबर की, मसल की, सार्कोमियर। आगे पढ़ाएंगे, देखो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलस, अभी बताया था हमने, कौन बनाता है, रिनल आर्टरी, ग्लोमेरुलस। तो वास्तव में जो ग्लोमेरुलस देखा जाए यहाँ पे तो इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, एंड रिनल ट्यूब्यूल, ये जो रिनल ट्यूब्यूल होता है यहाँ पे, ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है फॉर्म बाय एफ्रेन आर्टेरियोल, और ये क्या है, ये रिनल आर्टरी की ब्रांच है, ए फाइन ब्रांच ऑफ रिनल आर्टरी, इसी की ब्रांच होती है जो आगे चल के कैपिलरी बना देती है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट अवे बाय एफ्रेन आर्टेरियोल, तो करिए ब्लड जो होता है ग्लोमेरुलस से इसको बाहर निकाला जाएगा एफ्रेन आर्टेरियोल के थ्रू, और आए किससे, एफ्रेन आर्टेरियोल के थ्रू, आएगा एफ्रेंट से और जाएगा इफ्रेंट से, ई मतलब एग्जिट, तो इसे याद रखिएगा इफ्रेंट, ठीक है। आगे देखो, हाँ कह जो रिनल ट्यूब्यूल होता है, देखो यहाँ पे रिनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, बॉमेस कैप्सूल, कप लाक होता है, कैसे बॉमेस कैप्सूल, यहाँ देखो ये कप जैसा होता है, इसको बोलेंगे बच्चे क्या, बॉमेस कैप्सूल। तो रिनल ट्यूब्यूल की बात करें तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट हो गए, ठीक है। एक तो हमने क्या बताया आपको, देखो यहाँ पे एक तो बताया ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस है क्या, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो रिनल आर्टरी है, यही कैपिलरी जो चेंज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं, और ये चेंज होकर ये कहाँ इकट्ठा जाता है, देखो इसके अंदर, इसके अंदर देखो यहाँ पे ये इस टाइप के, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये कप जैसा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बोमेस कैप। देखो विच इंक्लूजेस द ग्लोमेरुलस, और इसमें क्या होता है ग्लोमेरुलस, देखो ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेस कैप्सूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, मैल्पिजियन बॉडी, जैसे बोलते हैं रिनल कार्पसस। आपने पढ़ा था रिनल ट्यूब्यूल, कहाँ पढ़ा था, है मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच में मैल्पिजियन ट्यूब्यूल था, वहां क्या था, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल या रिनल ट्यूब्यूल बोल सकते हो,
यहाँ क्या देखो, मेल्पिजियन बॉडी, क्या हुआ, हाँ क्या हुआ देखो, ये है मेल्पिजियन बॉडी, वहां पे था मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, ये था मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, काकरोच में होगा, आर्थ्रोपोडा में। यहाँ क्या है, मेल्पिजियन बॉडी, दोनों में मिला मत दीजिएगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। और यहाँ क्या लिखा है, रिनल कार्पसल्स, वहां पे पढ़ोगे रिनल ट्यूब्यूल, यहाँ क्या है, रिनल कार्पसल्स। दूसरी बात करें, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, को बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, स्टार्ट में इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पीसीटी, क्या ये पीसीटी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा नीचे दिया गया, देखो ये देखो यहाँ पे जो बताया गया, उसी जो ऊपर पढ़ा आपने, कि अगर बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन कितने पार्ट बताए बच्चे, दो। पहले का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या है, एल ट्यूब्यूल। यहाँ देखो, ये है एफरेंट आर्टेरियोल, क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल। और किसकी ब्रांच थी ये, रेनल आर्टी, आर्टी देखो यहाँ पे। और ये कौन सी आर्टरी बच्चे, एफरेंट, देखो लिखा हुआ ना, एफरेंट, एफरेंट मतलब आना, और जो निकलेगा इसको बोलेंगे क्या, देखो एफरेंट, एफरेंट मतलब जाना, यहाँ से जा रहा है वहां से आ रहा है, देखो यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद यहाँ देखो क्या है, ये जो आप दिख रहा है कत्थई कलर का दिख रहा है, क्या बोलेंगे इसको, ग्लोमेरुलस, क्या है, ग्लोमेरुलस। और देखो आपको ये येलो कलर का दिख रहा है ऐसे कप जैसा, इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल, क्या बोलेंगे, बॉमेंस कैप्सूल, ठीक है। बॉमेंस कैप्सूल, अगर आगे देखो यहाँ पे क्या जाता है, बॉमेंस कैप्सूल के बाद क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पीसीटी बोलेंगे इसको, पीसीटी। फिर क्या आएगा, देखो पीसीटी के बाद हमारा आता है, देखो हेनलेज लूप, क्या मिलेगा, हेनलेज लूप। हेनलेज लूप होता है जो बच्चे, इसके दो पार्ट है, दो पार्ट है, एक तो होता है डिसेंडिंग, नीचे वाला देखो ये डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, नीचे की तरफ जाएगा, और एक ऊपर की तरफ है, उसको क्या बोले बच्चे, डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो डिसेंडिंग में लिम, जो लूप ऑफ हेनले होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए परमिबल, किसके लिए, यहाँ से सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, वाटर फिल्टर हो सकता है। लेकिन जो असेंडिंग होता है, ये किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ मिनरल के लिए, किसके लिए, मिनरल, ये होता है मिनरल के लिए, और नीचे वाला होता है किसके लिए, वाटर के लिए, सिर्फ और सिर्फ वाटर का, ठीक। देखो इसके बाद आप देखोगे, ये जो आपको येलो दिखा रहे हैं, ये हो गया। लास्ट में क्या देखो, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, यानी कि बोलेंगे इसको डीसीटी, कौन सा, डीसीटी। बाय द वे, ये जो आपका सॉरी नेफ्रॉन में जो पार्ट दिया गया है, दूसरा रिनल ट्यूब्यूल में, रिनल ट्यूब्यूल में कलेक्टिंग डक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ किसको इंक्लूड किया गया, फिर से देखो, हमने सिर्फ बॉमेंस कैप्सूल को इंक्लूड किया गया है, साथ साथ में पीसीटी किया गया है, ठीक है। ये हो गया बॉमेंस कैप्सूल नंबर 1, पीसीटी हो गया नंबर 2, लूप ऑफ हो गया नंबर 3, ठीक है। और ये हो गया डिजिटल ट्यूब्यूल नंबर 4। ये बेसिकली 4 पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं ये, रिनल ट्यूब्यूल के, किसके, रिनल ट्यूब्यूल। ये हम लोग बात करें नेफ्रॉन के 2 पार्ट, ठीक है, एक को बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल, दूसरा क्या हो जाएगा, सॉरी रिनल ट्यूब्यूल, दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बेसिकली ब्लड की ये पूरी एक नेटवर्क है, कैपिलरीज है, ठीक है। और दूसरा हमने बताया रिनल ट्यूब्यूल, रिनल ट्यूब्यूल क्या क्या पार्ट आएगा, देखो यहाँ बताया हमने कौन सा, एक बोमेंस कैप्सूल आ जाएगा, और बोमेंस कैप्सूल के साथ दूसरा पार्ट कौन सा कहलाएगा, देखो पहला दूसरा पीसीटी, उसके बाद क्या है, लूप ऑफ हेनले, जिसमें 2 होंगे, डिसेंडिंग और असेंडिंग। फिर क्या आएगा, देखो कलेक्टिंग, सॉरी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं डीसीटी। लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट, जो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें लगा हुआ है लेकिन इसका पार्ट नहीं है। एक चीज और देखो, जो आपको ये दिख रहा है, देखो जो आपका ये आर्टरीज आ रहा था, यहाँ तो ग्लोमेरुलस बना दिया, ठीक है। दूसरी बात, ये जब आगे निकलेगा, यही क्या बनाता है, देखो ये जो आपका लूप ऑफ हेनले है, इसी के साथ ये इनर्वेट कर जाता है, दिख रहा है, ये देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। और आने के बाद नीचे अगर आप देखोगे, इसको जो बनाता क्या है, वासा रेक्टा, जो रिनल आर्टरी है, यही आगे बना देता है वासा रेक्टा। और पूछा जाता है इसका शेप कैसा है, वासा रेक्टा का शेप पूछा जाता है, तो कैसा है बच्चे, देखो कैसा है, ये यू शेप है। अगर आपसे पूछा जाए वासा रेक्टा का शेप कैसा, तो क्या बताओगे, यू शेप। लेकिन आपसे पूछा जाए लूप हेनले कैसा शेप है, यू शेप नहीं है,
ये यू शेप नहीं है बच्चे, इसको बोलते हैं हेयर पिन जैसा। कैसा? हेयर पिन। देखो अब तो सब स्टाइल बदल गया है। जो लड़कियां क्लिप लगाती है ना बालों में, देखो ये इस तरह से होती है ना, इस टाइप में, ये इस टाइप कुछ होता है, पीछे दबा लेती हैं बालों को अपने, वही है सब। ठीक है, तो इसको कैसा बोलेंगे? हेयर पिन जैसा है। लूप आप पहन ले, कैसा है? हेयर पिन जैसा। लेकिन हम वासरेक्टा की बात करें तो ये कैसा है? यू शेप है। और वासरेक्टा कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या है? रेनल आर्टरी की एक ब्रांच है। जो ग्लोमलस बना रही थी वही चल के आगे क्या बना देती है? वासरेक्टा। क्या बना देगी? वासरेक्टी। लास्ट में कलेक्टिंग इसमें डक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट। कोई दिक्कत? 2 मिनट देखो, मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ जो आपने हमें बोला। ठीक है, बस 2 मिनट, इसको मिटा दें। देखो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बोलो क्या है? हैं? कितने नेफ्रॉन होंगे बोलो? नेफ्रॉन कितना होता है? 1 मिलियन की 2 मिलियन? 2 मिलियन। कितना? 2 मिलियन पूरा मिला के। नेफ्रॉन की बात करें तो कितने पार्ट बताया हमने आपको यहाँ पे? 2। पहला क्या बताया? ये है ग्लोमेरुलस। ठीक, दूसरा क्या बताया देखो? रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल कितने पार्ट बोलो? ये देखो, ये जो ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, रेनल ट्यूब्यूल, इसमें क्या क्या आ गया देखो। पहला बताया यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल। कौन बताएंगे? बॉमेंस कैप्सूल। दूसरा क्या देखो? पीसीटी। तीसरा क्या देखो? लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप बोल सकते हो आप। चौथा क्या है बोलो? डीसीटी। कौन सा? ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कलेक्टिंग डक्ट को नहीं इंक्लूड किया गया है, नहीं गड़बड़ कर दोगे आप। ये है नेफ्रॉन के पार्ट में, यही पूछा है कि नेफ्रॉन इंक्लूड्स। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है इसमें, तो गड़बड़ मत कर देना, बस यही नोट करना था आपको। बाकी एक एक करके हम आपको बताएंगे कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का नहीं है, ऐसे पूछ सकता है, या नेफ्रॉन के पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं वो भी पूछ सकता है। ठीक, इसका एप्लीकेशन भी है काउंटर करेंट मैकेनिज्म में, वो हम बताएंगे इसमें कैसे आप यूरिन बनाओगे। ठीक है, कैसे फिल्टर होता है, सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, बस आज यहीं तक कर देते हैं। अगले टर पे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को जो क्वेश्चन वो करवा देंगे, साथ में इसके आगे करते हुए कर देंगे। मैं क्या पूछ रहे बच्चे? जिसान कुछ पूछ रहे थे, बताओ। कोई एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है?